हर तरीके से कहिए जो चिराग पासवान ने चाहा वो बीजेपी को करना पड़ा। यानी कि जो केवल एक विधानसभा सीट जीत करके आती है उसको 29 सीटें मिल जाती है, लेकिन जो 4 विधानसभा सीट जीत करके आती है जीतन राम मांझी की पार्टी, उनको केवल 6 सीटें मिलती है। अक्सर ये बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसी के आधार पर चिराग पासवान बार बार ये कह रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में बीजेपी के भी आ गई कि इनके पास जो दुसाध समुदाय है वो तो है ही है, साथ ही ये युवाओं में भी लोकप्रिय है। और यही सोच करके जेडीयू ने भी खामोशी अख्तियार की और वो कम सीट पे लड़ने को तैयार हो गई कि ठीक है, जो बीजेपी कह रही है वो ठीक ही कह रही है। शुरू में मैंने कहा कि एक सरप्राइज में गिफ्ट देने वाला हूँ, इसका खुलासा मैं आखिर में करूंगा कि इसके पीछे का एक और क्या समीकरण हो सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान एक बड़े बार्गेनर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जो चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे थे पहले, उसके बाद वो 30 से 32 सीटों पर आ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू वो 22 से 23 सीटों पर सहमत करना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 29 सीटों पर उनकी सहमति बन जाती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या रहा? आखिर जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर जो जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया भारतीय जनता पार्टी पर, क्या उससे मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को ये डिसीजन लेना पड़ा? हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर सुरजीत सिंह मौजूद हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सुरजीत जी, जिस तरीके से चिराग पासवान एक बड़े बार्गेनर के रूप में निकलकर सामने आए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 22-24 सीटों से ज्यादा में आपको समझौता नहीं करना होगा, लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए थे। नित्यानंद राय इतनी बार जाते हैं, इतनी बार बैठकें करते, 24 घंटे में 4 से 5 बार वो बैठकें करते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल कर आता है। अंत में चिराग पासवान खुद 30-32 सीटों पर आ गए थे, लेकिन 29 सीटों पर सहमति बन गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी दबी और इतनी सीटें देनी पड़ी, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, वजह जो सबसे बड़ी वजह है, इसका खुलासा मैं आखिर में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिरकार ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ जी, वो कैसे हुआ, कहां पर जाकर के बीजेपी को मजबूर होना पड़ा, कहां पर जाकर के उसे जेडीयू से बात करनी पड़ी और जेडीयू को बनाना पड़ा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समीकरण समझना पड़ेगा। अगर हम केवल एलजेपीआर की बात करें तो एलजेपीआर का जो वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है, वो है दुसाध समुदाय, पासवान समुदाय की बात कर ले हम। और उसके वोट प्रतिशत की बात करें, अगर आबादी की बात करें कि भाई कितनी आबादी है, और उसके बाद हम वोट प्रतिशत की भी बात करेंगे, तो आबादी उसकी लगभग 5.31% आबादी है दुसाध समुदाय की। अगर हम वोटों में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये दावा करते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान की कम से कम 25 सीटें ऐसी है जहां पर दुसाध समुदाय निर्णायक भूमिका में मौजूद है, और करीब 70 सीटें ऐसी है जहां पर दुसाध समुदाय की उपस्थिति नजर आती है। अगर हम इलाकों की बात कर लें तो चाहे हाजीपुर का इलाका ले लीजिए, समस्तीपुर का इलाका ले लीजिए, वैशाली का इलाका ले लीजिए, या फिर हम मुजफ्फरपुर की बात कर लें, खगड़िया की बात कर लें, जहां पर कि उनका बढ़िया स्टेक है। और उसी के आधार पर चिराग पासवान बार बार ये कह रहे थे कि जहां से वो 5 जो संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो चुनाव जीत करके आए, जहां से उनके जो 100% स्ट्राइक रेट की बात आती है, तो वहां पर जो दुसाध समुदाय है वो विनिंग फैक्टर हमेशा से ही रहा है। और यही चीज बार बार रामविलास पासवान भी कहते रहे हैं कि भाई हमारा संगठन जो है उसकी जड़ में या फिर कहें कि आधार में ये दुसाध समुदाय है। और यही वजह है कि देखिए, जैसे उनका जो संसदीय क्षेत्र था, चाहे जमुई की बात करते हैं आप, जमुई हो गया, हाजीपुर हो गया, वैशाली हो गया, खगड़िया हो गया, समस्तीपुर हो गया, तो ये जहां से वो उनके सांसद आते हैं, तो चिराग पासवान कह रहे थे कि 1 लोकसभा सीट के मुकाबले 6 सीटें कम से कम हमें मिलनी चाहिए, और 5 लोकसभा सीट यानी कि 30 सीटें 29 पे बात बन गई, केवल 1 सीट इनको छोड़नी पड़ी। तो ये तो बिल्कुल ही फेवर में रहा चिराग पासवान के कि हर तरीके से कहिए जो चिराग पासवान ने चाहा वो बीजेपी को करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों करना पड़ा? तो पहला फैक्टर तो मैंने बता दिया, दुसाध समुदाय। अब अगर हम इसको पहले से तुलना करें, अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो इन्होंने पिछले चुनाव में 2020 में 4 सीटें जीत करके एनडीए को दी थी। और वहीं पर अगर हम बात कर लें
एलजेपीआर की, तो ये 137 जगहों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। एनडीए से अलग होने का, हाँ, एनडीए से अलग होने के बाद ये 137 जगहों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और उसमें से केवल एक सीट जो मटिहानी की सीट है वो जीत पाते हैं और बाद में मटिहानी से जो राजकुमार जीतते हैं वो जेडीयू के पाले में चले जाते हैं। यानी कि जो केवल एक विधानसभा सीट जीत करके आती है उसको 29 सीटें मिल जाती है, लेकिन जो 4 विधानसभा सीट जीत करके आती है जीतन राम मांझी की पार्टी, उनको केवल 6 सीटें मिलती है। और वो भी मतलब पहले 7 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीटें और कम कर दी। जीतन राम जो वो मांग रहे थे उपेंद्र कुशवाहा 15 और मेरे ख्याल से उपेंद्र कुशवाहा शायद 24 सीटें मांग रहे थे। 24 सीटें शुरुआत में, 15 सीटें जीतन राम मांझी मांग हाँ, रहे थे। तो 24 की जगह पर उनको 6 मिलती है। उनका दर्द भी सामने आता है, कई शेरो शायरी के लिहाज से उनका दर्द सामने आता है। पोस्ट करके कहते हैं कि भाई कई घरों में चूल्हा नहीं जला होगा, लेकिन फैसला लेना पड़ता है, कई बार अपनी क्षमताओं को, अपनी सीमाओं को देख करके इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। तो कुशवाहा साहब का भी दर्द छलका। लेकिन अगर हम चिराग पासवान की बात कर लें तो उन्होंने पोस्ट में साफ कहा कि बहुत अच्छी बातचीत हुई और अच्छा रिजल्ट आया। जाहिर सी बात है, विन विन सिचुएशन उनके लिए। 29 सीटें जीत, 29 सीटों पर वो दावा उनका जो है वो मजबूत रहा, 29 सीटें वो अपने पाले में लेकर के आए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या केवल यही कि 1 सीट जीत के आए फिर भी इनको 29 मिले, लेकिन ये हमें ध्यान देना होगा कि कई सीटें थी, 9 सीट तो सीधे सीधे ऐसी थी पिछले चुनाव में जहां पर ये प्रभावी तौर पर दिखे थे, इनकी मौजूदगी दिखी थी और इनके कारण जो है जेडीयू चुनाव हारी थी। जो 8 जो सीटें हैं वो जेडीयू हारी थी और 1 सीट वीआईपी भी हारी थी कि केवल चिराग पासवान के कारण, है ना। तो कुल मिलाकर के ये देखा गया कि इनका प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है, पिछले चुनाव में इनको कितने वोट मिले, कितना, क्योंकि उद्देश्य भी उस 2020 विधानसभा चुनाव का चिराग पासवान का वही था। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे हुए थे, उम्मीदवार उतरे हुए थे, वहां उन्होंने नहीं उतारा और नीतीश कुमार के खिलाफ उनका उद्देश्य साफ था। और कहीं ना कहीं वोट काटने में और जो नीतीश कुमार जो क्षतिग्रस्त हुए उस पूरे विधानसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका चिराग पासवान का रहा था। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे थे। उन्होंने बीजेपी को कह दिया कि भाई आप बार्गेन कीजिए, लेकिन उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि अगर मैं बार्गेन करूंगा तो चिराग पासवान मानेंगे नहीं। बिल्कुल। अब बीजेपी बार्गेन करके आए, बीजेपी बार्गेन करके चिराग पासवान को मना ले तो जेडीयू के फेवर में भी ये बात रहेगी। ये अलग बात है कि अभी इस बार 101 सीट पे केवल चुनाव लड़ रही है जेडीयू और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ये चिराग पासवान है, क्योंकि 14 सीटें उनके कोटे से चिराग पासवान को दी गई। पिछली बार 115 सीट पे चुनाव लड़ रही थी जेडीयू, अब 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है जेडीयू। वो चिराग पासवान के कारण उनको डेंट पहुंचा, लेकिन अभी भी वो खुश है, जेडीयू खुश है कि भाई भले हमें कम सीटें मिली हो, पिछली बार हम 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे लेकिन हमें जो टोटल सीटें मिली वो 43 सीट मिली, लेकिन इस बार हम कम सीट पर लड़ करके भी चिराग पासवान की मदद से हम ज्यादा सीट पर जीतने की स्थिति में इस बार रहेंगे। जो 43 का फिगर है वो कम से कम बढ़ करके हो सकता है 70 के आसपास पहुंच जाए। तो इस बात की खुशी है नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर इस बार वो मजबूत स्थिति में नहीं रहे तो उनका मुख्यमंत्री का काल जो है वो बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। ठीक है, पहले तो एक ये फैक्टर हो गया। अब मैं एक और फैक्टर की बात कर रहा हूं जो कि आप समझेंगे कि क्यों चिराग पासवान अभी थोड़े प्रभावी भूमिका में है। एक तो दुसाध समुदाय की बात हो गई कि उसके कारण ये है, लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि अक्सर ये बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। वो कभी भी जात पात की बात ज्यादा करते हुए नजर नहीं आते। जब भी उन्होंने दावा ठोका तो ये कह करके दावा नहीं ठोका कि हमारा इतना प्रतिशत है, हमें इतना मिलना चाहिए, इतनी भागीदारी, जो कि आमतौर पर कहते हैं। मुकेश सहनी की बात कर लें तो वो कहते हैं कि भाई हमारा जो समुदाय है वो इतना है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, वो भी कहते हैं कि हमारा समुदाय इतना है। जीतन राम मांझी की बात कर ले, वो भी कहते हैं कि हमारा समुदाय इतना है तो उसके हिसाब से हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान कभी ये नहीं कहते कि दुसाध समुदाय हमारा 5.31% है आबादी का तो मुझे इतनी सीट मिलनी चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारा जनाधार मजबूत है, हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो हर वो मुद्दा उठाते हैं जो युवाओं को टच करता हुआ मुद्दा है। वो युवा जिसे जेन जी कहा जाता है आज के दिन, तो जो जेन जी है वो अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में जेन जी की जो आबादी है वो 32.31% है, जो कि पूरे भारत में पूरे जो राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा है। इवन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी 30% है,
जैन जी, लेकिन बिहार में 32.31% है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने आधी आबादी को अपने साइड लाने की कोशिश की है, यानी महिलाओं के माध्यम से, यानी 50% की आबादी को उन्होंने अपने फेवर में लेना चाहा है। तो उधर 32.31% जो है वो आबादी चिराग पासवान फेवर में करते हुए नजर आते हैं। वो खुद युवा है, युवाओं की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, उद्योग धंधे लगाने की बात करते हैं, फैक्ट्री लगा करके नौकरी देने की बात करते हैं। ये तमाम चीजें वो कहते हैं जो कि युवाओं को सीधे सीधे टच कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में बीजेपी के भी आ गई कि इनके पास जो दुसाध समुदाय है वो तो है ही है, साथ ही ये युवाओं में भी लोकप्रिय है और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। और यही सोच करके जेडीयू ने भी खामोशी अख्तियार की और वो कम सीट पे लड़ने को तैयार हो गई कि ठीक है, जो बीजेपी कह रही है वो कह रही है, वो ठीक ही कह रही है, ठीक है। और एक जो बड़ा मामला है वो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, जो शुरू में मैंने कहा कि एक सरप्राइज में गिफ्ट देने वाला हूँ। इसका खुलासा मैं आखिर में करूंगा कि इसके पीछे का एक और क्या समीकरण हो सकता है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अभी फिलहाल यही समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा ये भी जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये है कि बीजेपी ने भी जानबूझ करके ज्यादा सीट पे समझौता किया, क्योंकि जेडीयू को थोड़ा सा कम पीछे धकेला जाए। और जो पूर्णिया से निर्दलीय जो सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो एलजेपीआर है ये तो बीजेपी की एच पार्टी है, यानी कि जो हनुमान कहते हैं चिराग पासवान, वो तो पूरी तरीके से बीजेपी से नतमस्तक हैं। और नहीं, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, ये भी कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान ने हनुमान हनुमान कह जेडीयू की लंका लगा दी। हाँ, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में वो आना चाहते थे, जेडीयू आना चाहती थी, नीतीश कुमार आना चाहते थे कि जो विधानसभा चुनाव है कम से कम एक ही सीट सही, लेकिन हमें ज्यादा लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों के साथ कर दिया कि भाई साहब एक ही लेवल पे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, देखिए अभी तो 101 अच्छा लग रहा है सुनने में कि दोनों जुड़वा भाई हो गए, चचेरे भाई हो गए, जो भी कहिए, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। लेकिन ये बात जेडीयू को भी पसंद आ रही है कि ठीक है, चलिए हम 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, भले हम सीटों के समझौते में हम बड़ी पार्टी बन करके या बड़े भाई की भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब हम जीत दर्ज करें तो हम बड़े भाई की भूमिका में आ जाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हमें जीत मिले। और ये तय मान करके चल रहे हैं कि चिराग पासवान खुश हैं और जीतन राम मांझी खुश हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं, बीजेपी खुश है। तो कुल मिलाकर के इस बार जेडीयू ये मानकर चल रही है कि जो पिछले साल 43 सीट उनको मिली थी, इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो जेडीयू की खुशी का यही कारण है। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक गलियारे में बात हो रही है वो ये हो रही है कि बीजेपी यही चाह रही थी कि मजबूती से चिराग पासवान को लड़ाया जाए। अगर वो ज़्यादा सीट जीत करके आ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पसंद की सीट दे दें तो हम 100% स्ट्राइक रेट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जो उनके पसंद की सीट है वही दी जाएगी। हालांकि ये बात भी है कि जो उनको 29 सीटें मिली है उसमें से 10 सीटें तो जेडीयू के कोटे की है। जो जेडीयू पर जहां उम्मीदवार जो हैं जेडीयू के वो मजबूत स्थिति में थे तो 10 सीटें वो दी गई है। बीजेपी के उम्मीदवार जहां मौजूद थे, जहां मजबूती से थे, वो कम सीटें गई हैं चिराग पासवान के खाते में। वो सीटें ज्यादा गई है जहां पर जेडीयू मजबूत थी, यानी कि सीधे सीधे जेडीयू के वोट बैंक का फायदा चिराग पासवान को मिलेगा और उसका फायदा कुल मिलाकर के बीजेपी को मिलने वाला है। अब वक्त आ गया सरप्राइज खोलने का। तो एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद हाँ, खोले या अभी खोलना है? अच्छा पूछिए। अच्छा, एक सवाल ये कि देखिए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के अंदर खाने में बनती नहीं है। हाँ। वो तमाम बयानबाजियां भी बीच में देखने को मिली, लेकिन एक सीट को लेकर लड़ाई चल रही थी गया के क्षेत्र में, जहां पर गया वाला बेल्ट, जहां पर जीतनराम मांझी का एक खासा प्रभाव है। वहां की सारी सीटें जीतनराम मांझी चाहते थे, लेकिन गया वाली सीट चिराग पासवान को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर द्वेष नहीं होगा? देखिए, गया की सारी सीटें चिराग पासवान को नहीं मिली है, गया की एक सीट मिली। हाँ, तो वो तो अभी विधानसभा है, उसके अंदर में ढेर सारी सीटें राजगीर से लेकर के गया का पूरा बेल्ट है जहां पर मांझी समुदाय का खासा दबदबा है। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने भाई पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। वो बिल्कुल वहीं पे पास में ही वो इलाका है, गया और राजगीर के बीच का वो इलाका है। तो वो पूरा इलाका जो है वो मांझी समुदाय के प्रभुत्व वाला इलाका है। और जो इलाका पिछड़े और महादलितों का इलाका है, जहां पर दुसाध समुदाय प्रभावी है, वो सीट चिराग
पासवान के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है और इनको, क्योंकि देखिए एनडीए को भी ये पता है कि हमें हर तरीके से ज्यादा सीटें जीतकर आना है, तो वहां पर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है कि बड़बोलापन भी नहीं चलेगा। जहां पर जिस समुदाय की प्रभुसत्ता है, जहां पर वो बहुसंख्यक हैं, जहां पर वो निर्णायक भूमिका में है, वहां पर उससे संबंधित पार्टी को ही सीट दी जाएगी। इतनी राजनीतिक समझ तो एनडीए के तमाम आकाओं के पास है और ऐसा ही होता हुआ दिखेगा भी, इसलिए इसमें कोई अदावत जैसी बात नहीं है। और ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि जहां पर जीतन राम मांझी हैं वो वोट को कन्वर्ट करा पाए एनडीए के फेवर में, अगर वहां से उनको सीट नहीं भी मिलती है तो जो गठबंधन धर्म होता है वो यही कहता है कि जहां आप मजबूत स्थिति में हैं वो वहां पर आप समर्थन करें, और जहां पर दूसरे मजबूत स्थिति में है वहां से आप समर्थन पाएं। तो इसी तरीके से गठबंधन धर्म चलता है। अब सरप्राइज खोलने की बात है, तो सरप्राइज ये है कि सुनने में ये बात आ रही है कि मुकेश सहनी, जो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी नाराज हैं और बार बार ये कह भी रहे मुकेश सहनी कि जो महागठबंधन है वो अस्वस्थ हो चुकी है ना, तो ये कयास लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये भी अंदर खाने से बात निकल करके आई कि वो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि मुकेश सहनी पाला बदल लें। अब केवल इंतजार है महागठबंधन के मूव का। महागठबंधन का मूव देख करके हो सकता है कि मुकेश सहनी पाला बदल लें, और पाला बदलेंगे तो जाहिर सी बात है उनको एनडीए में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई उपाय है नहीं। तो उस केस में ये राजनीतिक गलियारे में अब चर्चा होने लगी है कि उनको यहां पर एनडीए में 9 सीट देने की बात हो रही है। तो एडजस्ट किसके साथ किया जाएगा, क्योंकि सीट बंटवारा तो हो गया, 6-6 पे आरएलएम और हम हो गए, 29 सीटों पर एलजेपी और 101 तो कौन देगा अपनी सीट की कुर्बानी? यही तो सरप्राइज है। कुर्बानी दे या कुर्बानी ली जाए? चिराग पासवान। चिराग पासवान जिनको 29 सीट दी गई है, वहां से सीट निकाली जाएगी मुकेश सहनी के लिए। इसीलिए इनको इतनी सीट दी गई है कि भैया जरूरत पड़ने पर इनसे बात कर ली गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो कोई बात नहीं, आप 29 सीट पर लड़िए। और 29 सीट पर भी एक और सरप्राइज है आपके लिए कि अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं और 29 के 29 सीट पर ये लड़ते हैं चिराग पासवान, तो 29 सीट पर इनके कैंडिडेट नहीं होंगे टोटल। यहां पर भी बंटवारा होगा, 20-22 जगहों पर जो इनको देने की बात हुई वहां पर इनके कैंडिडेट लड़ते नजर आएंगे, और बाकी सीटों पर कुछ सीट पे हो सकता है जेडीयू अपने उम्मीदवार दे दे और कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार दे दे। हालांकि ये बात मानी जा रही है कि जेडीयू का उम्मीदवार नहीं आएगा, बीजेपी का उम्मीदवार आएगा, यानी कि 101 और 101 दोनों तो बराबर हैं, लेकिन चिराग पासवान के कोटे से बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा करके वो बड़े भाई की भूमिका में आने की स्थिति में होगी। जैसा कि पिछली बार हुआ था कि मुकेश सहनी के साथ में जो 11 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे, तो 5 जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के गए थे, लेकिन विश्वासघात भी हुआ था, उनके साथ भी हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो है वो 4 उम्मीदवार जो 5 उम्मीदवार बीजेपी ने दिया था, उसमें से 4 उम्मीदवार जीत करके आए थे और वापस फिर वो बीजेपी में लौट गए थे। तो इस तरह का समीकरण भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अब जो जिस तरीके से चीजें हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, जो तेजस्वी यादव को पर आरोप तय कर दिया गया है, और तेजस्वी यादव चूंकि महागठबंधन का चेहरा है, सीएम फेस है, तो अब हो सकता है कि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि कम से कम 137 से 138 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा, चाहे वो कांग्रेस को हम 57 सीट दें, 58 दें, 60 पे कांग्रेस रिजिड हुई पड़ी है, और बाकी जो घटक दल हैं उनको भी उसी तरीके से बांट करके दिया जाएगा। तो अब जाकर के आज के घटनाक्रम के बाद से स्थिति थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी, और हो सकता है कि दबाव में आकर के तेजस्वी यादव बैकफुट पर जाने को तैयार हो जाएं, कांग्रेस और जो दूसरे घटक दल हैं वो इन पर दबाव बनाएं, और दबाव के कारण अगर ये बैकफुट पर जाते हैं तो मुकेश सहनी को एडजस्ट करने के लायक सीट हो सकता है कि वहां पर तैयार हो जाए,
और महागठबंधन मुकेश सहनी को अपने में एडजस्ट कर ले। आज के घटनाक्रम के बाद की ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं हुए मुकेश सहनी और अगर वो एनडीए में जाते हैं तो उनके लिए भी कोटा बना करके रखा गया है, जो कि चिराग पासवान के कोटे से ज्यादा सीट आएगी और हो सकता है कि 2-4 सीटें बीजेपी से आए, 2-4 सीटें जेडीयू के पाले से आए। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर मुकेश सहनी के लिए स्पेशल कोटा तैयार कर दिया गया है। तो जिस तरीके से सुरजीत जी ने बताया कि क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या चिराग पासवान जो बार्गेनर, मुख्य बड़े बार्गेनर के रूप में उभर कर सामने आए, इसके पीछे की क्या वजह रही, ये भी हम लोगों ने आपको बताया। और मुकेश सहनी, जो कि हमने पूर्व के वीडियोस में भी जिक्र किया कि उनकी सहमति महागठबंधन के साथ नहीं बन पा रही है, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। सिर्फ इंतजार है तो अमित शाह के एक फोन कॉल का, एक फोन की घंटी के दूरी पर है मुकेश सहनी। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या महागठबंधन मुकेश सहनी को मनाने में सफल रहती है या नहीं रहती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।